हेलो एवरीवन, आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक दूसरा कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन में। जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले ही साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद अब इसी कड़ी में जो कॉन्टिनेंट की सीरीज है, उसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगला जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये हो सकता है सीरीज 1-2 पार्ट में कंप्लीट हो, क्योंकि मैं नॉर्थ अमेरिका का सारे एस्पेक्ट जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या फिर जो आपको जानना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें कवर करूंगा। तो आप एक पेशेंस के साथ इसको देखिए और बहुत मजा आएगा आपको और काफी सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। और अगर देखा जाए ईस्ट या वेस्ट में, तो मैक्सिमम पार्ट यानी कि लगभग आपका पूरी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है। तो मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, उसके बाद ये इक्वेटर लाइन है। जो ऊपर का भाग रहेगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर रहेगा, और जो नीचे का भाग रहेगा वो साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका। ये उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो आप ये समझ गए, तो ये पूरी तरीके से ये जो नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है, ये आपका अप्रॉक्सिमेट पूरी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो अब वेस्ट जैसे कि नॉर्थ और साउथ तो समझ गए, अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर को समझते हैं। कि जैसे कि ये समझिए कि ये हमारी इक्वेटर हो गई। उसके बाद ये जो प्राइम मेरिडियन होती है वो ये हो गई। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री होती है, आपकी देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, वो होती है प्राइम मेरिडियन। जो यूके के इंग्लैंड सिटी में जो ग्रीनविच जो प्लेस है, वहां से होकर जाती है। अगर कोई भी प्लेस है उसको हम डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे स्थित है, तो हम लोगों को लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इस तरफ की बात करें तो ये ईस्ट हो जाएगा, इस तरफ की बात करें तो ये वेस्ट हो जाएगा। और आपका साउथ नॉर्थ साउथ तो पता ही है आपका, यहाँ पे भी वेस्ट ये हो गया, ये भी आपका ईस्ट हो गया। तो कुल मिला के जो दाहिने तरफ, जो भी आपके दाहिने तरफ रहेंगे वो ईस्ट हो गए, जो भी आपके बाएं तरफ रहेंगे वो वेस्ट हो गए। तो इस तरीके से जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ऐसे है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में भी है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है। और यहाँ पे वेस्टर्न, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद और डिटेल्स देखते हैं। अगर हम देखें कि इसकी सीमाएँ कौन बनाता है, इसके बॉर्डर कौन-कौन बनाते हैं, तो अगर नॉर्थ की बात की जाए, तो नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशियन है। और उसके अगर ईस्ट में बात की जाए, तो ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशियन है। अगर वेस्ट की बात की जाए, तो इसमें पैसिफिक ओशियन है। और उसके बाद अगर साउथ ईस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे पड़ता है जो हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वो इससे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये मैप पे हमारी लाई करता है और इस तरीके से इसकी बाउंड्रीज़ कवर्ड हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं। अगर हम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हमारा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, वो एशिया होता है। उसके बाद सेकंड कॉन्टिनेंट जो है, जो एरिया में है सबसे बड़ा, वो है अफ्रीका। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो ये आता है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका हमारा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि कॉन्टिनेंट है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, इसके एरिया की बात की जाए, तो 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, यानी 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया कवर करता है। लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूडनल इसकी दूरी देखी जाए इसके एरिया की, तो ये एक्सटेंड करता है 7 डिग्री नॉर्थ टू 85 डिग्री नॉर्थ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये है, अर्थ है हमारा। उसके बाद ये हमारा हो गया एक इक्वेटोरियल लाइन। उसके बाद ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन। ये जो हमारी होती है वो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है? और ये हमारी 0 डिग्री है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 7 डिग्री नॉर्थ, हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा ये लाई कर रहा है। तो ये 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए ये 7 हो गया होगा। तो ये 7 कर दिया हमने, और 85 तक बता रहा है। तो 85 तक हमने कर दिया। तो इसका जो विस्तार है वो ये समझ लीजिए 7 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये 85 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो इस तरीके से इतना दूरी तक ये फैला हुआ है। साउथ टू नॉर्थ देखा जाए तो ये इस तरीके से फैला हुआ है। और उसके बाद अगर ईस्ट टू वेस्ट का देखा जाए, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट कितना इसका विस्तार है, तो ये 20 डिग्री वेस्ट से लेके 179 डिग्री वेस्ट तक फैला हुआ है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर इसको भी अगर फिगर पे हम लोग देख लें, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ये आपका 0 डिग्री है, तो 20 डिग्री वेस्ट बताया है, तो आप समझ लीजिए इसको 20 डिग्री वेस्ट समझ लीजिए, 20 डिग्री वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ये इसको यहाँ तक ले आइए, और ये हो गया इसका विस्तार 179 डिग्री वेस्ट। तो इस तरीके से ये जैसे कि पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है, और अगर देखा जाए साउथ टू नॉर्थ, तो ये इस तरीके से फैला हुआ है। तो हमें ये पता चल गया कि मैप पे इसकी कंडीशन या फिर इसकी स्थिति क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका विस्तार क्या है, या फिर ये मैक्सिमम ये बनता है कि ये किस नंबर का महाद्वीप है सबसे बड़ा। और इसका अगर कभी कभार बहुत अगर इंटीरियर पूछेगा तो इसका विस्तार पूछ लेगा।
और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, ये ऊपर वाला हमारा नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला साउथ पोल होता है। तो जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वो जो इस जगह पे लाई कर रहा है, तो ये बताया जाता है कि जो इसकी दूरी है नॉर्थ पोल से, ठीक है? अगर नॉर्थ पोल से इस कॉन्टिनेंट की दूरी देखी जाए, तो ये लगभग 500 किलोमीटर रहता है। 500 किलोमीटर दूरी पे ये नॉर्थ पोल से है स्थित। और ये जो 180 डिग्री लाइन होती है, 179 तक इसका विस्तार ये है, और 180 डिग्री लाइन की बात करें, तो वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। तो इससे इसकी दूरी की बात की जाए, तो ये लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे है। 10 किलोमीटर दूरी इसकी मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की दूरी देखी जाए तो 10 किलोमीटर है, और अगर नॉर्थ पोल से देखा जाए कि इसकी दूरी कितनी है, तो 500 किलोमीटर दूरी देखी जा सकती है। तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि टाइम ज़ोन्स की। और टाइम ज़ोन्स के बारे में अभी तक अगर आपको ना पता हो, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, किस तरीके से हम लोग किसी मैप पे किसी प्लेस का निर्धारण करते हैं और किस जगह पे स्थित है, यानी ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, ये कैसे हम लोग प्लेस डिसाइड करते हैं, इसके बारे में भी मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, ये जो लिंक दिखाई दे रही है उसमें मैंने बताया है। आप एक बार जाके चेक करिए, आपको ज़रूर से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जब हम कभी किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो हमारा कैसे एक दिन कैसे स्किप हो जाता है, या फिर एक दिन कैसे हम लोग एडवांस में पहुँच जाते हैं। तो उसमें जो भी काम करता है, जो भी इंटरनेशनल डेडलाइन काम करती है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने इस दिए गए लिंक पे बता दिया है। आप उस पे जाके चेक करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो चलिए मैं उसको एडिशनल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो टाइम ज़ोन है, ये जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, उसको कई टाइम ज़ोन्स में बाँटा गया है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को 15-15 डिग्री के अंतर पे इसको 24 घंटे में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 24 घंटे होते हैं 1 दिन में। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा डिवाइड हो जाता है, और टाइम ज़ोन भी हम लोग उसी तरीके से डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का जो टाइम ज़ोन है, वो कुल मिला के 5 है। लेकिन अगर हवाई आइलैंड जो उसी का एक पार्ट है, अगर उसका भी टाइम ज़ोन मिला लिया जाए, तो वैसे देखा जाता है तो 6 हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा जैसे कि बुक्स में कई चीज़ें बताई रहती हैं, तो आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा। तो जैसे 5 टाइम ज़ोन है, और अगर हवाई आइलैंड का ले लिया जाए तो 6 टाइम ज़ोन हो जाते हैं। इसमें कई सारे मत रहते हैं, कभी कोई बताता है 4 टाइम ज़ोन है, कभी कोई बताता है 6 टाइम ज़ोन है, कभी कोई बताता है 5 टाइम ज़ोन है। तो जिस तरीके से अगर एनसीईआरटी और इन सब चीज़ों को प्रेफ़र किया जाए, तो उसमें 5 बताया गया है, और उसके बाद अगर आप अलग से भी देखना चाहें, तो इसको और क्लियर समझ सकते हैं। 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से होके जाती है। और अगर आर्कटिक विड्थ की बात की जाए, यानी जो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है, वो भी इस कॉन्टिनेंट से होके जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और जो 100 डिग्री वेस्ट लाइन होती है, वो इस कॉन्टिनेंट के बीच से होके जाती है। इस कॉन्टिनेंट को बीच से डिवाइड करती है। जैसे कि आपका ये मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है। जैसे कि ये मान लीजिए आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो ये जो मैं 100 डिग्री बता रहा हूँ, वो इसके बीच से होके जाती है, ये लाइन, ठीक है? मैं देशांतर मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड ये होके ये 100 डिग्री वेस्ट लाइन है, जो इसको डिवाइड करती है बीच से, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो अब ये देख लीजिए मैप पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये है पूरा हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसमें ये कनाडा है, एक कंट्री, और उसके बाद ये जो अलास्का आपको दिख रहा है, वो यूएसए का पार्ट है, और ये हमारा मेन यूएसए है, जिसको हम नई दुनिया का देश भी कहते हैं। ठीक है? और उसके बाद ये एक हो जाता है मेक्सिको कंट्री। ये 3 इम्पोर्टेंट कंट्री हैं इस कॉन्टिनेंट की। और उसके बाद कई सारे द्वीप समूह भी पड़ते हैं, जैसे कि ये हो गया बहामास, और ये कैरेबियन द्वीप समूह रहते हैं, और ये हो गया क्यूबा, ये हो गया हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, और उसके बाद जमैका। ये सारे इम्पोर्टेंट आपके द्वीप रहते हैं नॉर्थ कॉन्टिनेंट के। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और यहाँ से ये लगभग 500 किलोमीटर दूरी पे है, और यहाँ पे ये 10 किलोमीटर की दूरी पे आपका जो इंटरनेशनल डेड लाइन होता है, वो भी है। और ये आपका हो गया अटलांटिक ओशियन। और ये आपका हो गया यहाँ पे कैरेबियन सागर भी रहता है यहाँ पे, कैरेबियन सी। और उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, और उसके बाद यहाँ पे हो गया आर्कटिक ओशियन, ठीक है? तो ये कुल मिला के आपको ये बाउंड्री मैंने कवर बता दिया, और ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिया। आप इसको मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट भी बता दे रहा हूँ, जो ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को अलग करने वाली जो लाइन है, ये है 49 डिग्री पैरेलल। 49 डिग्री पैरेलल जो लाइन होती है, वो डिवाइड करती है कनाडा और यूएसए को। और उसके बाद अगर इसकी बात करें मेक्सिको की, तो मेक्सिको में और यूएसए को जो बांटने वाली जो होती है, वो एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, एक नदी, जो कि है रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे रिवर। तो ये अलग करती है यूएसए और मेक्सिको को। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। वैसे मैं आगे भी इसको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, लेकिन आपको ये याद है इस वजह से मैंने बता दिया। और ये हमारी होती है गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये सारी चीजें एडिशनल पॉइंट के तौर पे आप याद रख सकते हैं।
उसके बाद जो मैंने आपको टाइम ज़ोन बताया था, वो भी आप देख लीजिए। ये आपका देखिए ये एक टाइम ज़ोन हो गया, ये 2 टाइम ज़ोन हो गया और ये तीसरा टाइम ज़ोन हो गया, ये चौथा टाइम ज़ोन हो गया। जैसे कि हम लोगों ने 15-15 डिग्री पे अलग-अलग बाँटा है, तो उस तरीके से यहाँ पे अलग-अलग टाइम ज़ोन्स भी डिवाइड हो जाते हैं। इसमें 4 इस तरीके से टाइम ज़ोन्स पड़ रहे हैं और उसके बाद अगर अलास्का देखें जो हमारा ऊपर पड़ता है यहाँ पे, इस साइड पे पड़ेगा, यहाँ पे। लेकिन उसको कट करके यहाँ पे दिखा दिया गया है, तो ये अलास्का हो गया और ये बता दिया हमें हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड और ये इन सबको मिला के देखें तो हमारा 6 टाइम ज़ोन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 5 रहता है और अगर हवाई आइलैंड का मिला लिया जाए तो 6 तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए 5 दिया रहे तो 5 आप लगा सकते हैं, आपका आंसर सही जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न का पार्ट रहता है, कभी-कभी ये अपना मैप अपडेट करते रहते हैं, तो उस तरीके से हम लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसमें 3 बड़े देश पड़ते हैं, जैसे कि कनाडा, यूएसए और मेक्सिको और मध्य अमेरिका के 7 राज्य पड़ते हैं और वेस्ट इंडीज़ के द्वीप शामिल है। जो द्वीप को मैंने दिखाया था, वो थे और वो सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको जो 7 कंट्रीज़ हैं मिडल अमेरिका की, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ मैप पे। ये देखिए, जैसे कि ये हो गया ग्वाटेमाला आपका, ठीक है? ये हो गया बेलीज़, उसके बाद ये हो गया होंडुरास, उसके बाद ये हो गया निकारागुआ, उसके बाद ये हो गया आपका एल सल्वाडोर, उसके बाद ये हो गया कोस्टा रिका, उसके बाद ये हो गया आपका पनामा। तो कुल मिला के 4 और 3 7, 7 आपके देश हो गए, ये मिडल अमेरिका कंट्रीज़ मानी जाती हैं, ठीक है? ये इतनी जो कंट्रीज़ हैं, वो मिडल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। कि नॉर्थ अमेरिका का जहाँ पे अलास्का वाला रीजन है, उसकी बात करें, आप मैप एक बार ओपन कर लीजिएगा, आपको समझने में और आसानी होगी। तो जो अलास्का वाला रीजन होता है, वो बेरिंग जलडमरू मध्य यानी जो एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट के बारे में अगर आप ना जानते हो, तो मेरे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि जब तो किसी लैंडफ़ॉर्म को किसी वाटर बॉडी द्वारा अलग किया जाता है, तो उसे हम वाटर स्टेट कहते हैं। तो जो स्टेट रहते हैं, तो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनको एक करता है और जो 2 लैंड मास होते हैं, उनको अलग करने का काम करता है। जैसे ये मान लीजिए आपके ये लैंड मास है, ये 2 और यहाँ से पानी जा रहा है। तो आपको यहाँ पे सारा पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, ये आपका लैंड मास है। तो जो ये सकरा जल का भाग होता है तो इसे ही स्टेट कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में आपका बेरिंग स्टेट पड़ता है जो कि एशिया से अलग करता है नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है? जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसको अलग करता है नॉर्थ अमेरिका से बेरिंग स्टेट। तो आप ये याद रखिएगा और उसके बाद अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए यानी कि साउथ ईस्ट की बात की जाए तो जो पनामा का स्थल जल डमरू मध्य है, वो जोड़ता है यानी कि जो एक पनामा की नहर भी बनाई गई है, तो वो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। तो वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ऐड कर रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से अगर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखा जाए तो इसका जो तट है सारा, वो बहुत चिकना है, यानी कि बहुत सपाट तरीके से, अच्छे तरीके से बना हुआ है। कुछ अगर पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो, वही कुछ थोड़े पार्ट कटे-फटे हुए हैं, अगर नॉर्थ वेस्ट पार्ट को छोड़ दिया जाए। अब देखते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाग। तो इनको किस तरीके से बाँटा गया है, अगर क्षेत्रवार इनका देखा जाए कि डिवीजन कैसे किया गया है, तो उसमें है एक वेस्टर्न क्षेत्र, यानी कि जो वेस्टर्न रीजन है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ग्रेट प्लेन है, उसमें डिवाइड किया गया है और उसके बाद कनाडियन शील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडियन शील्ड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हो जाता है आपका और उसके बाद जो आपका ईस्टर्न रीजन है, तो किस तरीके से इनको बाँटा गया है, किस तरीके से इनको और समझ सकते हैं, ये ऐसे 4 भाग बताए गए हैं। अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है वेस्ट वाला, वहाँ पे रॉकी माउंटेन का पूरा एक सीरीज़ मिलता है। जो रॉकी माउंटेन है, वो एक वलित पर्वत है जो कि नवीन वलित पर्वत है, यानी न्यू फोल्ड माउंटेन है, वो मिलता है हमें। जैसे कि फोल्ड माउंटेन के बारे में आपको मैं और डिटेल में ज्योग्राफी की क्लासेस में बताऊँगा, जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊँगा यानी स्थलाकृति ज्योग्राफी जो रहती है, उसके बारे में जब बताऊँगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल मिला के समझिए कि कुछ परतें जब आपस में लड़ती हैं, तो जब लड़ेंगी तो कुछ फोल्ड बन जाता है। जैसे कि लड़ेंगी, जैसे आपस में जा रही हैं तो ये फोल्ड बन जाएगा। तो ये सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं, वो नए तरीके से बनी हुई हैं, अभी हाल ही में बनी हुई हैं। तो उसमें से जो हमारा युवा पर्वत है, यानी यंग पर्वत है, वो रॉकी भी आता है। रॉकी और एंडीज़ जो हमारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में थे, वो भी न्यू फोल्ड माउंटेन के उदाहरण हैं। तो जो ये हमारा रॉकी है, वो आपके वेस्ट पार्ट में आता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, जो कि फैला हुआ है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से। ये देखिए आप, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से फैला हुआ है अमेरिका राज्य के न्यू मेक्सिको तक, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा, जो वेस्टर्न रीजन में आपका रॉकी माउंटेन है, वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से लेके जो यूएसए का न्यू मेक्सिको है, वहाँ तक फैला हुआ है। जो ये ग्रेट प्लेन है, यानी ग्रेट प्लेन मतलब होता है मैदानी भाग। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इधर यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, उसके बाद बीच में जो डलिया जैसा आकृति होता है, जैसे कि अगर हम देखें जहाँ पे नदियाँ या फिर ये सब चीज़ें इकट्ठा रहती हैं या फिर कोई झील रहती है, ये सारी चीज़ें जो उपजाऊ क्षेत्र रहते हैं, तो उस जगह पे मिट्टियों का जो क्षेत्र रहता है, जो वहाँ पे मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वो उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे हमारे जो ग्रेन्स रहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उग सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेट प्लेन का पार्ट होता है, वो जो मिड पार्ट रहता है, ये इसका कनाडा का और इनका अमेरिका का। तो वहाँ पे जो ग्रेट प्लेन्स का इलाका है, वो एक बहुत अच्छी मिट्टियों से भरा हुआ इलाका है, जो बहुत ही उपजाऊ है और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्स उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे कि वहाँ पे नदियाँ हैं, झीलें हैं, इन सब तरीकों से उनके लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार कर देते हैं, जहाँ पे अनाज उगने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो इस वजह से ये दुनिया में कई जगहों पर अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं, बड़े हिस्से को ये खाना और अनाज देते हैं, वो क्षेत्र। इस वजह से इनको उत्तरी अमेरिका का रोटी का डलिया भी कहते हैं, रोटी का डलिया या फिर रोटी की टोकरी भी कहते हैं।
ठीक है? ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आप ये याद रखिएगा, ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि अनाज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके ग्रेट प्लेन में उगाया जाता है। और बात करें कि ये मैदान सिर्फ़ अनाजों के लिए ही नहीं, जबकि यहाँ पे जो तेल है, यानी जो ऑयल है और जो नेचुरल गैस है, उनके लिए भी एक समृद्ध भंडार का कार्य करता है। यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। अब कैनेडियन सील्ड की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडियन सील्ड की बात करें तो एक उठा हुआ पठार है, लेकिन वह सपाट भी है, यानी फ्लैट भी है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसके एक्सटेंशन की बात की जाए तो यह पूर्वी यानी कि ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा में फैला हुआ है। यानी कि पूर्वी और मध्य और नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी कनाडा में फैला हुआ है। कनाडियन सील्ड एक चट्टानी परिदृश्य की विशेषता है जो झीलों का एक आश्चर्यजनित संख्या से घिरा हुआ है। यानी कि जो झीलें यहाँ पे पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अभी मैं उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे झीलें बहुत सारी पाई जाती हैं, जैसे अथावास्का झील, ग्रेट बियर लेक और ये सारी जो लेक्स हैं, और सुपीरियर और ईरी और ओंटारियो, ये सारी लेक्स जो हैं वो इन्हीं क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आप इनको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो इस वजह से ये एक आश्चर्यजनक क्षेत्र है, जहाँ पे ये सारी झीलें भी पाई जाती हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है? अगर ईस्टर्न रीजन की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे अप्लेशियन माउंटेन की एक रेंज पाई जाती है, और वो और उसके पास ही अटलांटिक तटीय मैदान भी शामिल हैं। यानी कि जो उसके पास में जो अटलांटिक कोस्टल प्लेन है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कनाडा के और अमेरिका के, यूएसए के जो माउंटेन्स के पार्ट हैं, वो भी पूर्वी तटीय भागों में यानी कि ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न रीजन में फैले हुए हैं, ठीक है? और वहाँ से कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं, जो कि आपके अटलांटिक ओशियन में भी गिरती हैं। और जो ये अपलेशियन पार्ट होता है, जो अपलेशियन क्षेत्र है, और जो ईस्टर्न रीजन में अपलेशियन क्षेत्र में जो भी इलाके पाए जाते हैं, वो कोयले के लिए यानी कोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो खनिज संसाधन रहते हैं, यानी जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, वो कई करोड़ों साल से और कई हज़ारों साल से ये यहाँ पे उसके समृद्ध भंडार के रूप में जाने जाते हैं। तो आप इनके बारे में ये विशेषता याद रखिएगा। तो अब फिगर में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कनाडियन शील्ड, ठीक है? और उसके बाद ये आप ग्रेट प्लेन देख रहे हैं, जो कि बहुत उपजाऊ है, जहाँ पे ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है, जिसको रोटी का टोकरी भी कहते हैं। और उसके बाद ये जो है अलास्का रेंज, और ये कोस्ट माउंट, और ये सिएरा नेवादा और ये सिएरा माद्रे, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो रॉकी माउंटेन के पूरे रेंजेस में आती हैं। यहाँ पे प्लेटूज़ भी पाए जाते हैं, यहाँ पे जैसे कोलोराडो प्लेटू और ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैकेंजी माउंट, और उसके बाद ये रॉकी माउंटेन का ये पूरा है। तो इन सब तरीकों से अगर देखा जाए, तो ये क्षेत्र पूरा कंप्लीट डोरियों से बंधा हुआ है। जैसे समझ लीजिए माउंटेन्स की डोरियों से बंधा हुआ है, और प्लेटूज़ मिलते हैं। तो इस वजह से इनको कॉर्ड कॉर्ड मतलब आप जानते ही हैं कि रस्सी होता है। तो रस्सियों का गुथा हुआ रूप जो होता है, ये जो पर्वतों को देखते हैं हम लोग साथ में, तो ऐसा ही लगता है। तो इसको इस वजह से कहते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे अलास्का रेंज हो गया। अलास्का में ही एक डेनाली माउंटेन्स, या फिर आप समझ सकते हैं मैकिनले, माउंट मैकिनले या फिर माउंट डेनाली। ये यहाँ के नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े पर्वत हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, ये कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल प्लेन हो गया आपका। और यहाँ पे सेंट्रल लोलैंड है। और ये जो आपका है अपलेशियन माउंटेन, जहाँ पे कोल और जो भी पाए जाते हैं मिनरल्स, ये बहुत रिच है उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं इस पूरे मैप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, और यहाँ पे अपलेशियन से ऐसे कई सारी नदियाँ भी ऐसे निकलती हैं, यहाँ से भी जाती हैं, यहाँ से भी जाती हैं। उसके बाद ये आपका फ्लोरिडा है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको है, और ये पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे आपका कैलिफ़ोर्निया है, ठीक है? और ये सिएरा नेवादा हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, और कोस्ट माउंटेन भी है, और अलास्का रेंज भी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये आपका बेरिंग सी है, यहीं पे बेरिंग स्ट्रेट है, जो कि आपको अलग करता है एशिया को नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है? और ये बैफिन आइसलैंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये हडसन बे है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा मैप में आप कनेक्ट होते रहिए, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। और आपको यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी, ये भी इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, और यहाँ पे ब्रुक्स रेंज भी आप याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भौतिक विभाग, यानी कि मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्या भौतिक डिवीजन है, यानी फिजिकल डिवीजन क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कॉर्डिलेरा, तो वो आ ही गया आखिर में। अब आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। और उसके बाद केंद्रीय तराई यानी सेंट्रल लोलैंड, और उसके बाद द ईस्टर्न हाईलैंड्स, पूर्वी हाईलैंड्स। तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा की बात करें, तो ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, वो सारे पर्वतों का समूह है, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि नवीन वलित पर्वत जो हैं, जो कि फोल्ड माउंटेन होते हैं। आपको मैंने बताया कि ऐसे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जाती है, तो यहाँ पे फोल्ड बनते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इनका निर्माण हुआ है, और अभी जल्द ही में, हाल ही में इनका निर्माण हुआ है, इस वजह से इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। जो भी आप पर्वत देखते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वो नवीन पर्वत हैं, यानी कि न्यू माउंटेन्स हैं। और जो भी छिल गए हैं या फिर घिस गए हैं, या फिर जिनकी ऊँचाई कम हो गई है, वो आपके अपशिष्ट पर्वत हैं, यानी कि पुराने पर्वत हैं, जो कि घिस चुके हैं, ठीक है? इसमें जो ये फोल्ड माउंटेन है, तो इनमें समांतर सीढ़ियाँ देखी जाती हैं, जो कि अलास्का से लेके एंडीज़ के रूप में दक्षिण अमेरिका अमेरिका तक फैली हुई हैं। तो ये जो पूरी श्रृंखला गई है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वाली, वो नॉर्थ अमेरिका से लेके साउथ अमेरिका तक, यानी रॉकी माउंटेन से लेके एंडीज़ माउंटेन तक पूरी गई हुई है, ठीक है? तो आप इसको इसके बारे में समझ सकते हैं।
चूँकि ये मुड़ी हुई डोरियों के तरीके से मिलते-जुलते हैं, इसलिए इन्हें कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया। उसके बाद जो वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन बनते हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण बनते हैं, ठीक है? पृथ्वी में जो धक्का लगता है, यानी कि समझ लीजिए कि ये एक प्लेट है, ठीक है? और ये एक प्लेट है। ये दोनों कुछ-कुछ समय में, बहुत सालों में ये दोनों एक-दूसरे की तरफ आ रही थी। या फिर एक समझ लीजिए कि अगर एक रुकी हुई थी, तो एक ही अगर आ रही थी, तो जब ये दोनों पास में आ जाएँगे, ये समझ लीजिए यहाँ पे आ गई, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई। जब इनसे लड़ी, तो जो जिसका घनत्व यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, वो अंदर चला जाएगा, ठीक है? और जिसका डेंसिटी कम रहेगा, वो ऊपर ही रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका डेंसिटी ज़्यादा था, समझ लिए? तो जब इससे टकराया, तो ये अंदर चला गया। ये प्लेट अंदर चली गई इसके। तो कुल मिला के मैं आप क्लियर एक समझ आने के लिए बता देता हूँ। ये एक प्लेट है, इसकी डेंसिटी कम है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, वो ऐसे इसके अंदर चली गई, ठीक है? लड़ के। जैसे कि मैंने बताया था, नर्सरी ज़्यादा। तो उसके बाद यहाँ पे जब ये यहाँ पे मैग्मा के रूप में जब ये अंदर जाती है तो गर्म होके रेडिएशन भी रहता है और गर्मी भी रहती है। इसकी वजह से यहाँ पे प्लेटें पिघली रहती हैं जो स्थिनोस्फीयर आपका रहता है। उसके बाद यहाँ पे उभार उत्पन्न होता है। जब ये इसमें धक्का देना शुरू करते हैं और यहाँ पे उभार स्टार्ट होता है और यहाँ पे माउंटेन्स का नवीन वलित पर्वतों का उद्भव होता है, यानी कि नए वलित पर्वत बन जाते हैं, ठीक है? कई सारी कतार के रूप में भी बन जाते हैं, जैसे कि ये जो माउंटेन्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए प्लेटें घुसी, तो ये जहाँ तक प्लेटें घुसी होंगी, वहाँ पे लाइन से भी जो पर्वतों का श्रृंखला बन गया होगा, तो उन्हें हम रिज भी कहते हैं, जो ज़्यादा ऊँचाई के नहीं रहते हैं, लेकिन एक लाइन में होते हैं और उनका निर्माण हो रहा होता है, तो उन्हें रिज कहते हैं। और वैली भी, यानी घाटियाँ भी। जब यहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर घुसती है, जैसे कि ये दूसरे पेड़ के अंदर घुसी, तो ये जो खाली जगह भाग है, तो ये आपकी वैली बन जाती है, ठीक है? घाटी बन जाती है, इसको ट्रंच भी कहते हैं, जो कि गहरा रहता है। तो इस तरीके से ये बना हुआ वहाँ पे भाग है। और उसके बाद बात करें वोल्केनिक रॉक्स फ्रॉम द बेस ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, यानी बलि पर्वतों के आधार से ज्वालामुखी चट्टानें। जब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जब ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर घुस जाती है, तो यहाँ पे जैसे कि गर्मी और उसके रेडिएशन के कारण पिघली हुई अवस्था में मैग्मा रहती है, जो इसको इस प्लेट को धक्का दिया करती है, ठीक है? तो उसके बाद जब यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं, तो जो पर्वत रहता है, उनके जो चट्टानें रहती हैं, उसमें ये भी जो वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन्स रहते हैं, वो भी पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे मैग्मा भी रहता है और उसके बाद लावा के द्वारा उनका निर्माण होता है, तो वो ज्वालामुखी चट्टानों के निर्माण के लिए बहुत ही सहायक रहती हैं और कभी-कभार इनसे ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है। ये भी आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे वलित पर्वत पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी चट्टानें भी क्यों पाई जाती हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसका हिस्सा भी ये है, ठीक है? जो ये कॉर्डिलेरा है, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उसे कहते हैं जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ प्लेटें पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएँ हो रही हैं, तो उससे पूरा एक रिंग का छल्ला बन जाता है। वहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएँ बहुत होती हैं, तो इस वजह से ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जाता है। तो आप ये जान जाइएगा कि ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी ज्वालामुखी के क्रिया के लिए, और या फिर जहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएँ होंगी, वहाँ पे भूकंप क्रियाएँ भी होंगी, और जहाँ पे भूकंप क्रियाएँ होंगी, वहाँ पे सुनामी क्रियाएँ भी होंगी। तो इस वजह से ये पूरे जो क्रियाएँ हैं, वो इस बेल्ट में होती हैं, तो इस वजह से इसको ये कहते हैं। तो इसका माउंट सेंट हेलेना यूएसए में स्थित है, ठीक है? ये इसी का पार्ट है। और जो कॉर्डिलेरा हैं ये सारे, ये बहुत हाइट में ऊँचे होते हैं, तो जब भी हवाएँ आती हैं, जो कि पूरी नमी लिए रहती हैं, उसमें कई सारे जो वेट हवाएँ रहती हैं, तो जब ये हवाएँ उनसे टकराती हैं पर्वतों से, तो बारिश होती है और वहाँ का माहौल बहुत राहतनुमा हो जाता है, यानी बहुत रिलैक्स होता है, वहाँ के लोगों को बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। उसके बाद कुछ नदियाँ जो हैं, वो वेस्ट की ओर बहती हैं, ठीक है? और कुछ ईस्ट की ओर बहती हैं। तो इस वजह से ये वाटर डिवाइड का भी काम करता है कॉर्डिलेरा, ठीक है? तो कुछ नदियाँ इस जैसे कि अगर कोई भाग ऐसे ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि ये मान लीजिए, ये कॉर्डिलेरा है, यहाँ पे जैसे कि पर्वतों का समूह है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ नदियाँ यहाँ पे बहने लगीं इस तरफ और कुछ नदियाँ इस तरफ बहने लगीं। तो ये उठा हुआ भाग जो रहता है, वो जल विभाजक का कार्य करता है, यानी कि वाटर डिवाइड का कार्य करता है। तो यही बताया जा रहा है। अब रॉकी माउंटेन्स, अलास्का रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा एंड द सियरा माद्रे एंड चीफ रेंज ऑफ द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। जैसे कि ये जो सारी रेंजेस हैं, अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया, मैप पे दिखाया, तो ये सारी रेंजेस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रैंड कैनियन इज द नेटवर्क ऑफ डीप नैरो वैली कट्स इनटू द ड्राई कोलोराडो प्लेटू। जो यहाँ पे कोलोराडो प्लेटू पड़ता है, वहाँ पे एक सकरी गहरी घाटी का पूरा नेटवर्क तैयार है, ठीक है? जो एक गीज़र होता है, गीज़र मतलब गर्म पानी का फुहारा होता है या फिर गर्म पानी का झरना होता है। तो अगर उसकी बात करें, तो एक द ओल्ड फेथफुल नाम का एक गीज़र है, जो कि पाया जाता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही। अगर हम बात करें इसके प्लेस की कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पे पाया जाता है। और ये हर 90 मिनट में एक बार 60 मीटर ऊँचाई तक गर्जना करते हुए पानी फेंकता है, यानी कि अगर रोर करते हुए 60 मीटर ऊँचाई तक पानी फेंकता है, झरने के तरीके से या फिर फव्वारे के तरीके से। अब ये देखिए आप, एक बार मैप में आपको बता दे रहा हूँ, ये माउंट मैकिनले बताया था जो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा हो गया ये आपका, और जो यहाँ से होते हुए ये एंडीज़ पर्वत तक गया है, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा। ये पर्वतों का, पठारों का और ये सारी चीज़ों का एक सम्मिलित रूप होता है, जो कि रस्सियों के तरीके से पूरा बंधा हुआ है, तो इस वजह से हम इसको कॉर्डिलेरा कहते हैं। और उसके बाद ये गल्फ ऑफ अलास्का हो गया, क्योंकि अलास्का यहाँ पे है, ठीक है? ये अलास्का है, तो गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरेबियन सी, उसके बाद माउंट अकांका हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, लेब्राडोर सी, हडसन बे। तो ये सब आपका हो गया। यहाँ पे आपका अपलेशियन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो प्लेन है, जहाँ पे रोटी की टोपी आप कहते हैं, ये हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
अब द सेंट्रल लोलैंड के बारे में समझते हैं। ये आर्कटिक तटों पे, यानी कि जो आर्कटिक जो सूर्य रहता है, उन तटों पे और हडसन की खाड़ी के आस-पास के मेक्सिको की खाड़ी तक फैले हुए हैं। जो सेंट्रल लोलैंड हैं, वो आर्कटिक के तटों पे, यानी कि आर्कटिक सूर्य जो होते हैं, और जो हडसन बे है, उसके आस-पास से लेके मेक्सिको की खाड़ी जो नीचे तक है, वहाँ तक फैले हुए हैं। वे पश्चिम में कॉर्डिलेरा और पूर्व में हाईलैंड से घिरे हुए हैं। पश्चिम में कॉर्डिलेरा से और पूर्व में हाईलैंड से घिरे हुए हैं, जो आपका सेंट्रल लोलैंड्स है। और उसके बाद बात करें अगली इसकी विशेषता, अधिक ऊँचाई के कारण पश्चिम, यानी अधिक ऊँचाई के कारण वेस्ट में इन्हें ऊँचे मैदान के रूप में जाना जाता है। इनकी ऊँचाई वेस्ट में अधिक है, तो इस वजह से इनको ऊँचे मैदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है? वहाँ पे हाई प्लेन्स के रूप में जाना जाता है। उत्तर में वे कैनेडियन शील्ड बनाते हैं, यानी अगर नॉर्थ की बात की जाए, तो वो कैनेडियन शील्ड का निर्माण करते हैं। कैनेडियन शील्ड की बात करें तो इसको एक प्रायद्वीप के रूप में समझा जाता है, जहाँ पे कई सारी झीलें, जो कि एक अपने आप में सागर का रूप भी ले सकती हैं, सागर के तरीके से भी देखी जाती हैं। उनका साइज़ इतना बड़ा है कि वो सागर के तरीके से लगती हैं, वो वहाँ पे पाई जाती हैं। तो वहाँ पे अगर बात की जाए झीलों की, तो है सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी और ओंटारियो। ठीक है? ये 5 महान झीलों के जो क्षेत्र हैं, वो पाए जाते हैं। इनको महान झीलें भी कहते हैं, ठीक है? और इनको जैसे कि सुपीरियर जो है, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जो ये मिशिगन है, वो केवल और केवल यूएसए में पाई जाती है, क्योंकि बाकी सारी यूएसए और कनाडा के सीमा पे पाई जाती हैं, लेकिन मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में पाई जाती है। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एग्ज़ाम से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और बात करें विनिपेग लेक की, ग्रेट बियर लेक की और लेक अथाबास्का की, तो ये सारे भी कनाडियन शील्ड के हिस्से के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से फैला हुआ है। अगर कनाडियन शील्ड के साउथ की बात करें, तो जो सेंट्रल लोलैंड्स में जो ग्लेशियर हैं और जो नदियाँ हैं, उनके लाए गए जो तलछट होते हैं, यानी जो सेडिमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा पूरी ढकी हुई है, ठीक है? जो कैनेडियन शील्ड का जो साउथ पार्ट है, वो जो ग्लेशियर्स हैं और जो नदियाँ हैं, उनके जो सेडिमेंट्स रहते हैं, यानी कि जो उनके तलछट रहते हैं, जो मिट्टी लेके, गाद लेके, चीका और बालू, ये सारी चीज़ें लेके जो प्रवाहित होते हैं, तो अपना जो जहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, तो उन्हीं तरीके से ये शील्ड पूरी तैयार हुई है, ठीक है? जो दक्षिण की इनकी भूमि है। और उसके बाद बात करें, तो जो जैसे कि जो बाढ़ का मैदान रहता है, बाढ़ के बाद जो मिट्टी रहती है, या फिर जो भी पानी के द्वारा जो मिट्टी तैयार की जाती है, इस तरीके से जो मिट्टी आते हैं, जो नदियों के द्वारा मिट्टी इकट्ठा की जाती है, वो बहुत उपजाऊ रहते हैं। आप देखते होंगे जहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती हैं आस-पास के क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो इस वजह से ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये देखिए ग्रेट लेक्स का देख लीजिए, जो यूएसए की हैं। तो ये कनाडा हो गया, और ये आपका यहाँ पे जो व्हाइट से दिख रहा है, वो यूएसए है, और ये जो थोड़ा पिंकिश है, वो है कनाडा, ठीक है? तो ये आपका लेक सुपीरियर हो गया, ये देखिए कनाडा, यहाँ पे सी, और ये यूएसए। तो कनाडा और यूएसए के पार्ट में, दोनों पार्ट में है ये। और उसके बाद ये मिशिगन हो गया। तो मिशिगन देखिए पूरी तरीके से व्हाइट वाले में है, यानी कि यूएसए का पार्ट है। और फिर ये लेक हुरॉन हो गया, जो दोनों की सीमा पे है। और उसके बाद लेक इरी हो गया, उसके बाद लेक ओंटारियो हो गया। तो ये सारी लेक्स हैं, जो 5 महान झीलें हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि इनके आस-पास ही यहाँ के जो डेट्रॉयट हैं और जो गैरी हैं, शिकागो हैं, और उसके बाद जो बहुत सारे जो इसमें इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र हैं, वो यहीं पे पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लेक हुरॉन को लेक सुपीरियर जिनको ऐड किया गया है, वो सू नहर से ऐड किया गया है। सू नहर द्वारा इनको ऐड किया गया है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो महान झीलों के क्षेत्र का महत्व अगर बात की जाए, इनका क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र का महत्व क्या है? तो सबसे पहला है इनका ग्लेशियर लेक्स, यानी ये हिमनद झीलें हैं। दूसरी बात करें तो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम, यानी कि सबसे बड़ी मीठे पानी की व्यवस्था है। मीठे पानी की व्यवस्था ये नहीं है कि आप पिएँगे तो चीनी उसमें लगेगा, शुगर लगेगा कि हाँ, बढ़िया से पी रहे हैं, मीठा पानी है, ऐसा कुछ नहीं। फ्रेश वाटर मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, खारा आपको नहीं लगेगा, आपको नॉर्मल लगेगा। इस तरीके से इसको कहा जाता है मीठे पानी की झील। तो ये है। और उसके बाद की बात करें, साथ में वे पृथ्वी की सतह के मीठे पानी का 1/5 भाग धारण करते हैं। सरफेस फ्रेश वाटर का अगर सोर्स की बात की जाए, तो 1/5 भाग उनका ये धारण करते हैं, यानी होल्ड करते हैं। अगर इसके पूरे क्षेत्रों की बात की जाए, उनके आस-पास की बात की जाए, तो ये हर जगहों पे जो यहाँ के आस-पास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे पीने के लिए पानी का व्यवस्था करवाते हैं, वहाँ पे सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, परिवहन उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद सल्फाइड और लौह खनन का जो स्रोत होता है, वो भी इसी क्षेत्र में होता है। तो इस वजह से ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट प्लेस जाने जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिशिगन आपका यहाँ पे एक राज्य भी पड़ता है, और ये विस्कॉन्सिन है, और उसके बाद ये इलिनॉइस है, और ये ओहियो है, ये आपका है पेंसिल्वेनिया है ये आपका, और यहाँ पे न्यूयॉर्क, ठीक है? न्यूयॉर्क तो आप जानते ही होंगे। तो ये न्यूयॉर्क हो गया, और यहाँ पे ओटावा हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे लेक हुरॉन देख सकते हैं, लेक सुपीरियर, यहाँ पे शू कैनाल है, और उसके बाद ये मिशिगन हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है अपने आप में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोरंटो है आपका, यहाँ पे लेक ओंटारियो के कोस्ट पे आपका है, और ये बफेलो जो है वो इरी पे है, और उसके बाद जो डेट्रॉयट है वो है इरी पे, और उसके बाद अगर मिल्वाकी की बात करें तो मिशिगन पे है, शिकागो की बात करें तो मिशिगन पे है, और यहाँ पे ही गैरी भी है, ठीक है? तो ये कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। और जो डेट्रॉयट आपको दिख रहा है, आप देखते होंगे कि डेट्रॉयट बहुत पूछा जाता है कि आपका भारत का डेट्रॉयट क्या है, और आपका ब्रिटेन का डेट्रॉयट क्या है, आपका जर्मनी का डेट्रॉयट क्या है, ऐसे सबका सुनते होंगे। तो डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत जाना जाता है। तो ऑटोमोबाइल्स
के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि पूर्वी हाइलैंड्स की, यानी ईस्टर्न हाइलैंड्स की। तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, जैसे कि न्यू फोल्ड माउंटेन होता है और एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है। इनका निर्माण बहुत पहले हुआ था, ठीक है? जो सेंट लॉरेंस नदी की घाटी से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक फैले हुए हैं। तो ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ अमेरिका यानी कि जो यूएसए का साउथ पार्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो साउदर्न यूएसए तक फैले हुए हैं, तो आप ये याद रखिएगा। और इनकी ऊँचाई की बात की जाए तो ये उतने ऊँचे नहीं है जितने कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वाले हैं, उतने ऊँचे नहीं है, ठीक है? तो इनकी जो ऊँचाई है और जो इनके कॉर्डिलेरा के रूप हैं, वो कॉन्टिन्यू भी नहीं है और ना ज़्यादा ऊँचे हैं, ठीक है? और उसके बाद बात की जाए, द हाइलैंड्स आर नोन एज़ द ल्यूरेशियन हाइलैंड्स। जैसे कि अगर कनाडा की बात की जाए तो इनको लॉरेंसियन के नाम से आता है, लॉरेंसियन हाइलैंड्स के नाम से। और अगर यूएसए की बात करें तो इन्हें अपलेशियन हाइलैंड्स के रूप में जाना जाता है। इनकी औसत ऊँचाई की बात करें तो इनकी औसत ऊँचाई 2000 मीटर से कम है। और इनकी बात की जाए, जो इनकी पूर्वी ढलान है, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट है इसकी, वो ढलानें बहुत खड़ी हुई हैं, ठीक है? जो अटलांटिक ओशियन से मिली हुई इनकी जो पार्ट है, अटलांटिक ओशियन से जो इनका मिला हुआ पार्ट है, वो बहुत खड़ा हुआ ढाल है। और इसी वजह से जो यहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होके गिरती हैं, वो झरने के रूप में गिरती हैं, ठीक है? जो वो यहाँ पे जैसे कि वाटरफॉल्स के रूप में गिरती हैं, आप ये याद रखिएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और कई सारी चीज़ें हम लोगों को नई-नई सीखने को मिली। अगर आपको ये पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो, कुछ नया पता चला हो और कुछ समझने में आपको अगर आसानी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि मेरा मेहनत जो है, वो मतलब बेस्ट तरीके से यूज़ हो रहा है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन होगा और मैं मन लगा के और अच्छे तरीके से वीडियो आपके पास एक्सप्रेस कर पाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी इसका जो बचे हुए पार्ट हैं, उनको मैं और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आपका कंप्लीट करूँगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।